हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में CWH ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो जब भी JSSC CGL टेक्निकल के लिए जो फॉर्म निकला हुआ है उसके लिए हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर दिया था। एक क्लास 1 जो डेमो वीडियो होता है वो हमने आपको यूट्यूब के ऊपर डाल रखा है। ये वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर भी डाला हुआ है। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर, ये लेक्चर 2 जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सेकेंड लेक्चर आपके पास जाएगा, ये एप्लीकेशन पे भी जाएगा और अपने यूट्यूब पे भी जाएगा ताकि डेमो वीडियो देखा जा सके। हम लोग जब सर्च करके यूट्यूब पे देख रहे थे तो हम लोगों ने पाया कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जो लगातार इकोनॉमिक्स के वीडियोस, जो JSSC CGL टेक्निकल का जो सिलेबस है, नया सिलेबस और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी चैनल में कंटिन्यूस वीडियो नहीं है। तो मैंने ये प्लान किया है कि आपको कम से कम 10 से 15 लगातार वीडियो देंगे, जिससे आप लोगों का कमांड बनेगा और आप लोगों को पता भी चलेगा कि नए सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना क्या है। सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह ऐसा है कि जो PGT 2023 वाला सिलेबस बहुत लोग पढ़ रहे हैं कि सेम सिलेबस है, कॉमर्स में सेम है, लेकिन इकोनॉमिक्स में चेंज सिलेबस है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सिलेबस आपका बदल गया। रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी जो सिलेबस था वो बदला हुआ है और PGT का भी सिलेबस बदला हुआ है। ये बिल्कुल नया सिलेबस है इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। इसलिए किसी के पास वैसा कंटेंट नहीं है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अपना नोट्स कंप्लीट करे और अपडेट कर ले। तो हमारे इसी चैनल पे लगातार नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं 10 से 15 लगातार क्लास आपको दें, ताकि 2 से 3 क्लास में आपको समझ आ जाएगा कि क्लास कैसा चलेगा, यहाँ पे किस तरह का। बहुत सारा एक वीडियो जब हम डाले तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर PDF नोट्स जो है केवल हिंदी में रहेगा क्या? नहीं, हमारे यहाँ क्लास और PDF नोट्स दोनों और टेस्ट बाईलिंगुअल होता है। कुछ भी हम हिंदी में ना पढ़ाते हैं ना इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाएंगे बाईलिंगुअल पढ़ाएंगे। चूंकि ये हम लोग PPT अभी बना के पढ़ा रहे थे, तो PPT में कुछ कुछ हिंदी आ जा रहा है, इसको हम लोग इंग्लिश करवा देंगे। जैसे यहाँ केवल हिंदी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए, हम आपको PDF दिखा देते हैं कि हमारा जो PDF होगा वो ऐसा होगा। देखिए, इस तरह का PDF है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी। ठीक है, सब जगह कोई भी जगह देखिएगा चेक करके, तो यहाँ हिंदी लिखा हुआ है या इंग्लिश लिखा हुआ है, सब इसी तरह से हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलेगा। क्योंकि झारखंड हो या कहीं देश दुनिया के लोग हो, बाइलिंगुअल ही सबसे बेस्ट मेथड है एजुकेशन का। अरे हमको हिंदी नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश में समझ लेंगे, इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, हिंदी में समझ लेंगे। तो सारा बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। देखिए, कोई भी चीज़ है, इसका मानना था कि प्राइस जो है सब कुछ बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। अब नाम है कि एडम स्मिथ, तो इसका हिंदी क्यों लिखेंगे, तो छोड़ दिए हम लोग। बाकी सब जगह पे हिंदी इंग्लिश दोनों है। आपका कोई भी नोट्स आप मेरा चेक करेंगे तो बाइलिंगुअल दिखेगा, हिंदी इंग्लिश दिखेगा। और चूंकि PPT में कॉपी करते समय ऑफिस से गलती हुई है, नेक्स्ट बार में जो PPT बनेगा उसमें सही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा बाइलिंगुअल मिलेगा। जो भी नोट्स एकदम यही नोट्स हम लोग प्रिंट करके देते हैं। अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो झारखंड के किसी कोने में या देश के किसी कोने में अगर आप हैं, आपको जो JSSC CGL टेक्निकल में इकोनॉमिक्स, 2 पोस्ट है इकोनॉमिक्स का, एक है स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर का और एक है ऑडिटर का। ये दोनों पोस्ट के लिए अगर आपको, तो दोनों पोस्ट के लिए सिलेबस सेम है, ध्यान रखिएगा, सिलेबस अलग नहीं है। दोनों पोस्ट के लिए ही सिलेबस है, तो आप एक ही सिलेबस पढ़ के दोनों पोस्ट पे भरिएगा, तो दोनों पोस्ट पे आपका चांस बन सकता है। तो आप पूरे देश में कहीं भी हैं, अगर आप ये नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आपके घर आराम से पहुंच जाएगा। इस नोट्स में चूंकि अभी हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 के का टाइपिंग करवा चुके हैं, नया नोट्स है, तो आप 10 दिन समय, यानी 10 जुलाई तक ये नोट्स पूरा अवेलेबल हो जाएगा। आपको हम लोग नोट्स भेजेंगे पूरा कंप्लीट सिलेबस का, और उसका MCQ क्वेश्चन भेजेंगे। जैसे हम ये यूनिट कंप्लीट करेंगे ना, देखिएगा इसका MCQ क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपको टेस्ट दे देंगे। तो एप्लीकेशन पर जो लोग कोर्स खरीदेंगे उनको लाइव क्लास मिलेगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ये पूरा स्टडी नोट्स मिलेगा, इसका MCQ नोट्स मिलेगा और टेस्ट मिलेगा। ये सारी सुविधाएं हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अब सवाल है कि कुछ लोग ये चाहेंगे सर क्लास अगर नहीं खरीदेंगे, तो कुछ लोगों का कमेंट है कि क्लास बहुत महंगा है। महंगा नहीं है, अगर कंटेंट देखिएगा तो कंटेंट दमदार होता है, तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगता है। प्राइस हमारा एप्लीकेशन पे भी 5,000 दिख रहा है, बट एक कूपन कोड है जोहार, JOHAR, कैपिटल लेटर में लगा दीजिएगा, अप्लाई कूपन कोड, तो 41 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पूरा कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, MCQ नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। ये सारी सुविधाएं वहाँ पे। थोड़ा प्राइस ज़्यादा, भले 500 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्वालिटी अगर कंटेंट में है तो 500 मैटर नहीं करता। लेकिन अगर 500 कोई सस्ता ले रहा है और क्वालिटी नहीं दे रहा है, कंटेंट उसका ज़बरदस्त नहीं है, तो फिर वो पूरा 3500 बर्बाद है आपका। ठीक है, और 3500 ही बर्बाद नहीं हो रहा है, आपका एक मौका जा रहा है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक मौका है। इसके बाद आपको नया फॉर्म कब आएगा कब नहीं आएगा, एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जान लगा के इस मौके को हम लोगों को कैश करना, इस मौके का फ़ायदा उठाना। तो इस मौके को जाने नहीं देना। इसलिए 500 1000 मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्वालिटी कंटेंट में है या नहीं। अगर कंटेंट में दम है
तो पैसा देने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी टाइपिंग के ऊपर खर्च पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है। लॉस में किसी किसी बैच में हम लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कंटेंट ज़बरदस्त होना चाहिए। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर, क्लास 1 हम लोग डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोगों को इकोनॉमिक्स में क्लास 2 पढ़ना है, सेकेंड क्लास, याद रखिएगा, क्लास 2 हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का। और इसमें फिर से मैं बता दूं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि कैसे हम एप्लीकेशन में जुड़ेंगे, कैसे जो है एप्लीकेशन में कोर्सेज परचेज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा, तो अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे मोबाइल नंबर डालिएगा, एक OTP आएगा, आप OTP यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे OTP सबमिट कर दीजिएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपके पास एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हैं, सारा चीज़ भर के सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट कीजिएगा आपके पास ऐसा खुलेगा कैटेगरी में आपको यहाँ ये चुनना है, JSSC, JPSC, BPSC, ये कैटेगरी आपको चुनना है। जैसे इस कैटेगरी को आप चुन के यहाँ सेव कर लेंगे, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन दिखेगा, पेड वीडियो कोर्स, पेड PDF कोर्स। अगर आप हमारा लाइव बैच खरीदना चाहते हैं तो पेड वीडियो कोर्स में जाइएगा, अगर आप केवल नोट्स खरीदना चाहते हैं तो पेड PDF कोर्स में जाएगा। इसमें जाने के बाद जैसे पेड वीडियो कोर्स में जाएगा तो इस तरह का, जो कि ये यूनिवर्सिटी का है इसलिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का, लेकिन आप में ये नहीं, आप में यहाँ पूछे, आपको भी ऑप्शन देगा JSSC, CGL टेक्निकल, JSSC और भी एग्जाम के लिए, तो आप CGL टेक्निकल में जाइएगा तो आपको वहाँ कोर्स दिख जाएगा, PDF में भी और वीडियो में भी। आप अंदर जाएगा तो समझ में आ जाएगा, इतना ईजी प्रोसेस है ना कि आप खाली अंदर घुसते जाइए, सही जगह पे पहुँचा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ये तो था हमारा प्रचार। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में 4 कॉन्सेप्ट थे, वेल्थ कॉन्सेप्ट था, वेलफेयर कॉन्सेप्ट था, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट था और डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट था। आज जो हम लोग डिस्कस कर, और एक और चीज़ बताए थे कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा था, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन माइक्रो के अंदर करते थे, छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन माइक्रो के अंदर करते थे। और जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ थी, एग्रीगेट था, संपूर्ण के बारे में जब हम अध्ययन करते थे तो ये मैक्रो के अंदर करते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि माइक्रो में हम लोग छोटे छोटे इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं। और अगर पूरा इकोनॉमिक्स समझना है तो आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ना होगा। सबसे पहले माइक्रो पढ़िए, जब आप माइक्रो समझ जाएंगे तभी आप मैक्रो समझ पाएंगे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके सिलेबस का, ध्यान रखिएगा, JSSC CGL टेक्निकल का जो सिलेबस है उसका पहला टॉपिक यही है जो हम लोग पढ़ने वाले। हमारे यहाँ एकदम लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लास मिलेगा, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, क्योंकि एकदम जो जो वहाँ लिखा है वही पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आपके बुक में, आपके सिलेबस में लिखा है मार्शल मूल्य निर्धारण सिद्धांत, मार्शलियन अप्रोच टू प्राइस डिटर्मिनेशन। यही है फर्स्ट टॉपिक, आप देख लीजिएगा मिला के अपने सिलेबस में कि मार्शल जो थे, प्रोफेसर मार्शल, जिन्होंने वेलफेयर कंसेप्ट दिया था, जिन्होंने कल्याण की अवधारणा दी थी, उनका मूल्य निर्धारण सिद्धांत क्या है। तो मूल्य निर्धारण सिद्धांत पहले समझिएगा कि किसी वस्तु का प्राइस कैसे तय होता है। मूल्य निर्धारण का मतलब है किसी वस्तु का मूल्य कैसे तय होता है। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री इनसे पहले आए जो बोले कि किसी वस्तु का मूल्य जो है वो मांग से तय होता है, डिमांड से। प्राइस डिटर्मिनेशन में अकेला फैक्टर है डिमांड, जैसा डिमांड होगा वैसा प्राइस तय होगा। क्या आप लोग क्या मानते हैं, क्या किसी वस्तु का कीमत मांग से निर्धारित होता है? तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ सर, अगर डिमांड हाई रहेगा तो प्राइस हाई जाएगा, डिमांड लो रहेगा तो प्राइस लो जाएगा। क्या लगता है आपको कि केवल किसी वस्तु का जो प्राइस है, मूल्य है, वो डिमांड के कारण चेंज हो सकता है? तो बहुत सारे विद्वान इसमें थे कि हाँ सर, इसके कारण चेंज हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं सर, प्राइस डिमांड से चेंज नहीं होता है, प्राइस सप्लाई से चेंज होता है। बहुत लोगों का मानना है डिमांड से चेंज होता है, बहुत लोग मानते हैं सप्लाई से चेंज होता है। सप्लाई मतलब बताइए, खुद सोचिए कि अगर सब्जी कम ही बिकने आया, कम सब्जी बिकने आया है तो प्राइस बढ़ जाता है कि नहीं? नहीं देखते हैं कि हर दिन आता था 10 ट्रक प्याज, हमारे यहाँ हजारीबाग में 10 ट्रक प्याज आता था और आज से केवल 3 ट्रक आया। तो जब कम सामान रहेगा तो रेट बढ़ जाएगा। तो बोला जाता है कि सर यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि डिमांड ज़्यादा होगा तो रेट ज़्यादा होगा, बहुत लोग कहते हैं सप्लाई कम अगर होगा ना तो रेट ज़्यादा हो जाएगा। बहुत लोगों का मानना है कि मूल्य मांग से निर्धारित होता है, प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू डिमांड। और बहुत लोगों का कहना है कि मूल्य जो है वो पूर्ति से निर्धारित होता है, प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू सप्लाई। लेकिन मार्शल साहब ने एक नया दुनिया दिखाया, बोला कि प्राइस जो है किसी वस्तु का ना तो डिमांड से तय होता है
ना ही सप्लाई से तय होता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से तय होता है। इनका कहना है कि किसी वस्तु का मूल्य जो है वो मांग के कारण निर्धारित नहीं होता है और ना ही सप्लाई के कारण होता है, ये दोनों को मिला दीजिए डिमांड और सप्लाई को तो उसके कारण होता है। यानी जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ मिलेगा और जहां जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर, जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई की रेखा ऐसे कटेगी, उसी पॉइंट को प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट बोलते हैं। ऐसे मूल्य निर्धारण होता है, ध्यान रखिएगा। डिमांड ऐसे जाता है ऊपर से नीचे और सप्लाई जाता है नीचे से ऊपर। अब देखिए यहाँ पे जब कट किया ना, यही है मूल्य निर्धारण बिंदु, यही बिंदु को कहते हैं मूल्य निर्धारण बिंदु। जहाँ पे मांग और पूर्ति यानी डिमांड ये है और सप्लाई ये है, दोनों कट गया, यही होता है मूल्य निर्धारण बिंदु। यानी मूल्य निर्धारण उस बिंदु पर किया जाता है जहाँ पे प्राइस और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को कट करेगा, उसी पॉइंट पर किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण करेंगे। ध्यान रखिएगा, मार्केट अलग अलग तरह के होते हैं, सब मार्केट में ये तय नहीं होता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ये कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं? आपको मालूम है कि बाजार तीन तरह की का मार्केट होता है। मार्केट कितने तरह का होता है? तीन तरह का। पहला, और तीनों मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन अलग अलग होगा। पहला है मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट। इसमें मूल्य निर्धारण अलग होगा। यहाँ पे अभी जो मार्शल का थ्योरी था फेल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एकाधिकार, एकाधिकार बाजार। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कौन से बाजार की बात कर रहे हैं, ये लिखा होना चाहिए, जरूरी है। दूसरा होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। वैसे और भी बहुत सारे मार्केट है, लेकिन मेनली ये तीन मार्केट ज़्यादा ज़्यादातर इस्तेमाल तीनों मार्केट का होता है। तीन मार्केट, पहला मार्केट मोनोपोली, दूसरा परफेक्ट कंपटीशन और तीसरा, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं मार्शल के साथ जो हम लोग जा रहे हैं और मार्शल के कंसेप्ट को सही बोल रहे हैं, तो मार्शल ये वाला मार्केट में है। यानी मार्शल का कहना है कि पर जब मार्केट पूरी दुनिया में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आ जाएगा तो वैसे स्थिति में मूल्य का निर्धारण डिमांड और सप्लाई जहां एक दूसरे को कट करेगा उसी पॉइंट पर होगा। तो मार्शल का कहना है कि जिस बिंदु पर मांग, ये डिमांड की रेखा ऐसे ऊपर से नीचे जाती है, ध्यान रखिएगा, और सप्लाई नीचे से ऊपर जाती है, तो ये दोनों जहां पे कट करेगा एक दूसरे को, उसी पॉइंट पर मूल्य का निर्धारण होगा। ऐसा कहना है किसका? प्रोफेसर मार्शल का। और ये कौन से मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। नहीं तो इस मार्केट में क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है? सेलर। सेलर जो है वो किंग मेकर होता है, प्राइस मेकर होता है। जब मोनोपोली मार्केट का मतलब समझ लीजिए पहले, ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर हो गए, एक खरीदने बेचने वाला और बहुत अधिक खरीदने वाले, ऐसे मार्केट को मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन अपने आप को राजा समझेगा कि हम अकेले बेच रहे हैं। सोचिए कोई प्रोडक्ट पूरे देश में एक ही कंपनी बेचती है और दूसरी कोई कंपनी बेचती ही नहीं, सोचिए उसका दादागिरी कैसा होगा। अभी एक मोनोपोली का एग्जांपल देते हैं, फेविकॉल। अगर आपको फर्नीचर को चिपकाना है तो दूसरा कोई कंपनी का प्रोडक्ट नहीं आता है, अकेला एक फेविकॉल है। अगर फेविकॉल प्राइस बढ़ा भी दे तो हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई कंपटीशन है ही नहीं, सिंगल एक ही कंपनी है, मोनोपोली उसका है, राज है पूरा देश भर में। तो मोनोपोली मार्केट आज के समय में रियलिस्टिक नहीं है, आज के समय में वास्तविक में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट अगर आएगा तो कस्टमर मर जाएगा, ग्राहक मर जाएगा मोनोपोली मार्केट में। तो इसलिए अभी के समय में ये मार्केट नहीं है, इसको अनरियलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, अभी हर जगह कंपटीशन है, तो ये मार्केट है नहीं, ध्यान रखिएगा। ये भी मार्केट रियल लाइफ में नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी रियल लाइफ में नहीं है। इसमें क्या था? वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। एक विक्रेता और बहुत अधिक क्रेता अगर किसी मार्केट में है तो उस मार्केट को बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। जैसे सिंपल, अगर पूरे झारखंड में अकेले हम कॉमर्स पढ़ाने वाले और कोई टीचर ही नहीं, उसके बाद समझ सकते हैं मेरा भाव क्या रहेगा सो, क्योंकि हम जानते हैं कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास।
तो हम जो प्राइस रखेंगे आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इसमें ग्राहक को नुकसान होगा, इसमें क्या होगा, ग्राहक को लॉस होगा, क्योंकि हम जो प्राइस रखेंगे अगर आपको चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो हमको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटर को भी ध्यान रखना है। अब चूंकि कॉम्पिटिटर जो प्राइस रखेगा हम वही प्राइस नहीं रखेंगे। अगर हमारे क्वालिटी कंटेंट में दम है तो हम प्राइस ज़्यादा रखेंगे, जो कि अभी दिख रहा है आपको एप्लीकेशन पे ज़्यादा प्राइसेस है। तो हम ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी बहुत मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा तो हम प्राइस उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, पहले समझ लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि हमने प्राइस क्यों रखा है ज़्यादा। आपको ये तीनों मार्केट समझने से समझ में आ जाएगा। तो मोनोपोली मार्केट रियलिस्टिक मार्केट नहीं है, रियल लाइफ में आपको ऐसा मार्केट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अनरियलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। ऐसा मार्केट जो वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखने को मिलता है। हाँ, एक दो जगह पे है, कुछ जैसे मान लीजिए कि कहीं दुनिया का अकेला देश है जहाँ सोना का खान है, तो भैया उसका तो मोनोपोली है ना, पूरा दुनिया में अगर बेचेगा तो हमारे यहाँ खाली सोना है, बाकी किसी देश में सोने नहीं है, तो वो तो दादागिरी है उसका। तो जब नेचुरल रिसोर्स किसी के पास हो जाता है तो उसका दादागिरी, जैसे झारखंड का मोनोपोली है, हिला देंगे पूरा सिस्टम को देश का। जब कोयला रोक देंगे तो कोयला झारखंड रोक देगा, पूरा देश का सिस्टम हिला देंगे आप, क्योंकि मोनोपोली हमारे पास कोयला ज़्यादा है। तो ये कभी कभी मोनोपोली नेचर के कारण आ जाता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी देखें, ये मार्केट में नहीं मिलता है क्योंकि इसमें बोलता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। अब सोचिए कि सर बायर तो इंडिया में 140 करोड़ का जनसंख्या है, 140 करोड़ लोग खरीदने वाले हैं, बायर है, क्या लार्ज नंबर ऑफ सेलर है? चलिए हम एग्जांपल देते हैं। मोबाइल बनाने वाली कितनी कंपनियां देश में होगी, 10 या 12, 15 कंपनी। 15 कंपनी भारत में मोबाइल बना रही है, 140 करोड़ लोग हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा कंपनी है? नहीं, इसलिए मार्केट अभी भी नहीं आया, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ना आया है, ना प्रेजेंट में है, ना फ्यूचर में आने का चांस दिख रहा है। लेकिन सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये आएगा, ये मार्केट आएगा। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर होगा। सोचिए कि जिस दिन 1 करोड़ या 10 करोड़ कंपनी मोबाइल बनाने लगे, यानी 10 करोड़ ब्रांड का मोबाइल आ जाए, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। हालत खराब हो जाएगा बिजनेसमैन का, कस्टमर राजा होगा, राजा। वहां पे कस्टमर जो मन करेगा, आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं, दुकान आपके घर आ जाएगा, इतना टफ कंपटीशन होगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ना तो ये मार्केट प्रेजेंट टाइम मतलब पहले आया है कभी, ना अभी है, और ना भविष्य में आने का चांस दिख रहा है। 40-50 सालों तक तो ऐसा मार्केट इंडिया में नहीं होगा, ये माना जाता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन इतना परफेक्ट हो जाए, इतना टफ हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है 40 से 50 सालों में। लेकिन जितने अर्थशास्त्री से आप मिलिएगा, सभी यही मार्केट का बात बोलेगा। ये सब मार्केट का बात ही नहीं बोलता है, बोलता है ये सब तो कहानी खत्म, यही आएगा। जो भी अर्थशास्त्री को पढ़िएगा, सारे इकोनॉमिक्स एक ही बात बोलते हैं कि मार्केट अगर है तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, और वो आएगा। जैसे हम लोग फिल्म सुने थे ना, करण अर्जुन, कि मेरा करण अर्जुन आएगा आएगा आएगा, पूरा गांव बोलता था पागल लेडी है, पागल औरत है, मर गया है बेटा लोग, तो आएगा कैसे? तो जैसे आया था ना, वैसे ही इसमें भी अर्थशास्त्री लोग बोल रहा है कि आएगा आएगा आएगा, तो शायद ही ऐसा मार्केट आएगा, बिल्कुल आएगा। कंपटीशन इतना हाई लेवल का हो जाएगा कि आप मतलब कट थ्रोट कंपटीशन हो जाएगा। आप थोड़ा सा मिस किए कि कस्टमर दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट की कल्पना की गई है। और हम लोगों को जो अभी प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ मार्शल का पढ़ना है, ये मार्शल का प्राइस डिटर्मिनेशन इसी मार्केट का पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का पढ़ना है। यही मार्केट है जहाँ पे मूल्य का निर्धारण डिमांड और सप्लाई से होता है। इसमें मूल्य का निर्धारण डिमांड से नहीं होता है, डिमांड सप्लाई से। इसमें दुकानदार के मन से होता है, जितना रख दिया, हम अकेले हैं। अब सोचिए, गाँव से एक गाँव है, G4 गांव, और चलिए हजारीबाग आना है। एक व्यक्ति गांव से हजारीबाग, सिर्फ एक ही बस चलती है, 100 किलोमीटर के रेंज में कोई दूसरी गाड़ी नहीं चलती, एक ही गाड़ी है और उसी गाड़ी से आना है। बताइए इस गाड़ी का दादागिरी, 100 की जगह 110 मांग लेगा भाड़ा, के भाड़ा बढ़ गया। यहाँ तेल का दाम रुपया बढ़ाता है, 1 रुपया, ऐसे सीधा 20 रुपया भाड़ा बढ़ा देता है। कोई चॉइस है आपके पास? कि यही है मोनोपोली। तो बताइए मोनोपोली में रेट कौन तय कर रहा है, मार्केट तय कर रहा है या हम तय कर रहे हैं? तो मोनोपोली में सेलर तय करता है। एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अभी जो मार्केट आपको दिख रहा है ना, वो ये वाला मार्केट, ये बोलता है कॉम्बो मार्केट है, जिसमें मोनोपोली का भी फीचर्स है और कंपटीशन का भी फीचर है। दोनों मार्केट को अगर मिला देते हैं तो ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, जहां पे आपको मोनोपोली भी दिखेगा, दादागिरी भी दिखेगा मार्केट में, और कंपटीशन भी दिखेगा। अब हम आपसे बात करते हैं, आईफोन का दादागिरी है कि नहीं फोन में?
सब बेच रहा है यहाँ 30,000, 28,000, 22,000, 18,000 में। आईफोन तो अलग रेंज में रहता है। तो भाई कंपटीशन है कहाँ? कंपटीशन अगर रहेगा तो सबका प्राइस सेम रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस मार्केट में सारे प्रोडक्ट का क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस सेम रहेगा, जो कि अभी नहीं है। कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा करके 1.5 लाख भी ले रहा है और कोई कंपनी 15,000 में भी बेच रहा है। तो अभी आपको बताइए कि दादागिरी एप्पल का है, लेकिन बाकी कंपनी कंपटीशन कर रहा है। अगर हम गाड़ी की बात करें तो मर्सिडीज का दादागिरी है, BMW का दादागिरी है, बाकी कंपनी कंपटीशन कर रहा है। अगर कपड़े की बात करें तो कुछ कंपनियां हैं जिसका दादागिरी, वो जो चाह रहा है वो रेट रहा है, बाकी कंपनियां कंपटीशन कर रहा है। मतलब मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है। तो जो मोनोपोली और कंपटीशन दोनों का कॉम्बो मार्केट होता है, उस मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, एकाधिकारी बाजार। अब यहाँ प्राइस कैसे तय होता होगा बताइए? हम लोग के मार्केट में कैसे तय होता है? दोनों, एक कुछ प्रोडक्ट है जो मार्केट तय करता है कुछ प्रोडक्ट का प्राइस, और कुछ प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बिजनेसमैन तय करता है। बताइए, आईफोन का प्राइस कौन तय करता होगा? मार्केट, बिजनेसमैन, जो रख दिया रख दिया। लेकिन बाकी फ़ोन का प्राइस तो अभी हम लोग दोनों तय करता है। लेकिन हम लोग जो बाजार की कल्पना कर रहे हैं, मार्शल ने जिस बाजार के बारे में बताया और मार्शल ने जिस बाजार की कल्पना की, वो बाजार था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वो मार्केट कौन सा था? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और यहाँ पे किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने के लिए ना तो डिमांड अकेले कर सकता है मूल्य का निर्धारण, और ना ही सप्लाई कर सकता है। इस मार्केट में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण डिमांड से भी नहीं होगा और सप्लाई से भी नहीं होगा, होगा दोनों के कॉम्बिनेशन से। देखिए कितना अच्छा कैंची लिखा हुआ है कि कैंची का एक ब्लेड नहीं कुछ कर सकता है, कुछ नहीं करेगा। इस नीचे वाला भी ब्लेड नहीं करेगा। करेगा कैंची कपड़ा तब काटेगा जब दोनों ब्लेड काम करेगा, नहीं दोनों ब्लेड एक जगह सटेगा तभी न कटेगा। तो यही चीज़ यहाँ है कि इसको मान लिया डिमांड और इसको मान लिया सप्लाई, और जब दोनों एक जगह सटेगा मतलब जहाँ टच करेगा एक जगह पे वहीं प्राइस निर्धारण होगा। तो यही बात यह मार्शल साहब का कहना है कि मूल्य का निर्धारण परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में उसी बिंदु पर होगा जहां मांग और पूर्ति की रेखा आपस में एक दूसरे को काटेगी, यानी जहां डिमांड और सप्लाई का कर्व एक दूसरे को कट करेगा, टच करेगा, उसी पॉइंट पर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और यही मार्शल का कहना है, जो हमने पूरा कहानी आपको समझा दिया मार्शल के। देखिए यही बात यहाँ लिखा है कि मार्शल ने कहा है कि जिस प्रकार कैंची के दोनों फलक मतलब दोनों पार्ट्स मिलकर कपड़ा काटते हैं, उसी प्रकार डिमांड और सप्लाई मिलकर प्राइस डिटरमाइन करते हैं। हम तो यही तो बता रहे हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन उसी पॉइंट पर होगा अकॉर्डिंग टू मार्शल, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करेगा, जहां टच करेगा वहीं पे प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। चलिए इधर देख लीजिए, एल्फ्रेड मार्शल जो कि 1842 में आए थे, जन्मे थे और 1924 में निकल लिए इस दुनिया में। धरती पर कब आए? 1842 और 1924 में निकल लिए। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में लिखा था। उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन का एक प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत दिया। और इनका यही चीज़ देखो यहाँ इंग्लिश में आप लोगों का लिखा हुआ है। इनका कहना है, यानी मार्शल का मानना था कि किसी भी वस्तु का मूल्य प्राइस ना केवल मांग और ना ही केवल पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती, बल्कि इन दोनों के ज्वाइंट से निर्धारित होती, जो हमने अभी डिस्कस आपके साथ कर दिया। तो पूरा कंसेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को आपस में कट करता है, जहां डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को आपस में कट करता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि मार्शल ने जिस मार्केट के बारे में कल्पना किया है वो मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इस मार्केट को मार्शल नहीं ध्यान देता है और ना इस मार्केट को। यहाँ पे हमको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ना है। भले मार्केट नहीं आया है अभी वास्तव जीवन में और ना आने का चांस दिख रहा है, लेकिन हम जब भी पढ़ेंगे तो इसी मार्केट की पढ़ेंगे, क्योंकि ये मार्केट का जमाना अब निकल रहा है। ये सब आके खत्म हो गया, अब यही मार्केट बचा है। सबसे पहले याद कीजिए मार्केट था जब पूरी दुनिया में बहुत कम कंपनियां हुआ करती थी। भारत में बाटा, चप्पल जूता खाली बाटा ही मिलता था। हाँ, घड़ी टाइटन का या सोनाटा का, एगो रेडियो मिलता था बस, और साइकिल हरकुलस का साइकिल। एक ही को प्रोडक्ट है तो एक ही कंपनी बने करता था, दूसरा कोई कंपनी नहीं बनाता था। चप्पल जूता एक ही कंपनी का, धोती एक ही कंपनी का। वहाँ था मोनोपोली मार्केट, दादागिरी वाला मार्केट। धीरे धीरे वहाँ से अब मोनोपोली खत्म हो गया, अब आगे हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। यानी अभी मिक्स है, मोनोपोली भी कुछ कुछ जगह पे और कुछ जगह पे कंपटीशन है, तो दोनों मिक्स है हमारे यहाँ। अभी मोनोपोली और पर जो है कंपटीशन दोनों मिक्स है। अब जब यहाँ ये मार्केट खत्म होगा तो हम लोग यही मार्केट में एंटर करेंगे। इसलिए हर अर्थशास्त्री कहता है कि करण अर्जुन आएंगे। याद रखिएगा, ये मार्केट आएगा और हम लोग इसी मार्केट की कल्पना कर रहे हैं। और मार्शल ने इसी मार्केट के बारे में बताया कि इस मार्केट में मूल्य का निर्धारण उसी बिंदु पर होगा जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करेगा, वही बिंदु मूल्य के निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब हम बात करते हैं कि मार्शल ने अर्थशास्त्र में क्या किया। इकोनॉमिक्स में मार्शल ने कुछ किया, कोई कंट्रीब्यूशन दिया, क्या योगदान है मार्शल का इकोनॉमिक्स में? तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है अर्थशास्त्र में मार्शल की क्रांति, मार्शल रिवॉल्यूशन इन इकोनॉमिक्स। आखिर क्यों हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ने जानते जाते हैं तो मार्शल को एक बड़ा विद्वान मानते हैं कि भाई बहुत विद्वान आदमी है। क्या ऐसा मार्शल दे के गया, कुछ इकोनॉमिक्स में दिया है अपना योगदान? तो चलिए उनके योगदान को पढ़ते हैं। बोलता 19वीं शताब्दी में के अंत में जब 19th सेंचुरी लास्ट हो रहा था तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज लेकर आया था, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था में चेंज हुआ था, जिसको मार्शल रिवॉल्यूशन कहते हैं। 19th सेंचुरी के लास्ट में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्शल रिवॉल्यूशन। और इसका नेतृत्व किया था एल्फ्रेड मार्शल ने। मार्शल का पूरा नाम है एल्फ्रेड मार्शल। मार्शल ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स और मार्जिनल यूटिलिटी स्कूल के बीच में चल रहे विवाद को खत्म कर दिया। बहुत दुनिया में एक बड़ा विवाद चल रहा था इकोनॉमिक्स में, क्लासिकल इकोनॉमिक्स और मार्जिनल यूटिलिटी स्कूल। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मतलब जो पुराने जमाने का इकोनॉमिक्स था, और यहाँ लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आप जानते होंगे, उस जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो सोच था और क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो सोच था, कुछ विद्वान अपने आप को क्लासिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते थे और कुछ विद्वान अपने आप को मार्जिनल यूटिलिटी स्कूल का पार्ट मानते थे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ध्यान रखिएगा, आप उसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आप यूज नहीं करेंगे। अब हमको कोई शराब पिला दे, भाई हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा, नहीं यूज करेंगे। लेकिन किसी को तो बहुत मजा आता है, आनंद आता है, वो यूज करेगा। तो हम कंजम्पशन, हमको खैनी नहीं खाना है, खैनी खाने में हमको मन नहीं लगता है, कि किसी को तो उसके बिना सुबह सुबह निकलता ही नहीं है। तो याद रखिएगा, सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है? जो प्रोडक्ट आपको संतुष्टि दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि हो रहा है, वही ना आप खरीदने जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो यूज करने के कारण जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हमने ये कपड़ा पहना, हमको कपड़ा पहनने से अच्छा लग रहा है, तो यूटिलिटी है, और यही यूटिलिटी कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। याद रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। अब बोलता है कि एक समस्या था, मार्जिनल यूटिलिटी का विवाद था, और एक माने पुराने जमाने वाले लोग लड़ रहे थे, पुराना अर्थशास्त्री वर्सेज नया इकोनॉमिक्स। पुराना अर्थ इकोनॉमिक्स को वर्सेस कर दीजिए न्यू इकोनॉमिक्स, यानी ये पुराने लोग थे और ये नए लोग थे, दोनों विवाद को हल कर दिया। और इसीलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसीलिए एडवर्ड मार्शल को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर कहा जाता है वो एल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, लेकिन मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर को क्या बोला जाता है? एल्फ्रेड मार्शल। अब हिस्ट्री बैकग्राउंड चलिए यहाँ देखते हैं। बोलते हैं मार्शल से पहले दो कंसेप्ट था। मार्शल से पहले क्या थे? दो अलग अलग कंसेप्ट थे पूरे मार्केट में। एक था क्लासिकल व्यू, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्लासिकल स्कूल। स्कूल मतलब सोच, थिंकिंग, वो नहीं कि विद्यालय है, विद्यालय नहीं, सोच। स्कूल का मतलब सोच, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत लोगों का पुराना सोच था, पुराने ख्यालात के लोग थे, उसी को हम लोग बोलते स्कूल्स। और एक था नया सोच। तो दो तरह के अर्थशास्त्री थे, दोनों उलझ रहे थे। जैसे इनका मानना था कि प्राइस इज डिटरमाइंड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पुराने वाले जो सोच के अर्थशास्त्री थे वो ये कहते थे कि मूल्य का निर्धारण जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होगा, लागत जितना होगा उसके अनुसार ना प्राइस तय करेंगे। ये पुराने सोच वाले लोग कहते थे। जी हाँ, उनका जमाने में होता था, उनके ज़माने में होता था जब अकेले कंपनी थी कि हमारा भैया 17 रुपया पड़ा है बना के, अब 5 रुपया कमाएंगे, 22 रुपये में बेच देंगे। ये सोच था उस ज़माने में जब हमारे यहाँ इतना कंपटीशन नहीं था। तब लोग सोचते थे कि जी हाँ, प्राइस इज डिटरमाइंड बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी कीमत किसी वस्तु का, आज भी किसी को अगर पुराने ख्यालात के आदमी को जो इकोनॉमिक्स के जानकार नहीं, उनको पूछिएगा तो यही बात बोलेगा कि जितना लागत लगेगा बाबू उसमें प्रॉफिट जोड़ के तय कर लेंगे। आप बताइए कि आपका लागत लगा 17 रुपया, 5 रुपया आप कमाना चाहते हैं, 22 रुपया, मार्केट में गए देखिए सब 20 रुपये में बेच रहा है, बेच दीजिएगा 22 में। अब मार्केट ये नहीं बोलता कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लगा है। हो सकता है आप लेबर से काम करवाए, दूसरा मशीन से कराए, उसको 17 रुपये में पड़ गया, आपका 22 रुपये पड़ रहा है। वो 17 रुपये में पड़ा, 20 में बेच रहा है, आप 20 में बेचिएगा, लॉस हो जाएगा आपको।
इसलिए आपका सोच पुराना है। तो पुराने ख्यालात जो क्लासिकल व्यू वाले लोग हैं वो ये मानते थे कि किसी वस्तु का मूल्य तय होता है कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। और जो नए सोच वाले लोग हैं बोलते हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है, जो तय होता है डिमांड से और कंज्यूमर बिहेवियर से। किसी वस्तु का कीमत तय होता है डिमांड से और कंज्यूमर बिहेवियर से, याद रखिएगा। किसी वस्तु का कीमत तय होता है डिमांड से और कंज्यूमर बिहेवियर से, ऐसा नए सोच वाले लोगों का कहना था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लिखा है कि कौन कौन से अर्थशास्त्री थे जो इसके साथ थे। एडम स्मिथ पुराने वाले में, डेविड रिकार्डो पुराने वाले में, जॉन मिल पुराने वाले में। पुराना दृष्टिकोण है, याद रखिएगा, सब पुराना। तो पुराने सोच वाले लोग ये कहते थे कि भैया किसी वस्तु का कीमत निर्धारण होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, जितना उसका लागत होगा उसके हिसाब से उसका मूल्य तय करेंगे। ऐसा कहने वाले विद्वान का नाम है एडम स्मिथ। इसके साथ थे डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, जिसको हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते थे। ये कहना था पुराने वाले लोगों का, यानी ये पुराना जमाना का आदमी ना, बुढ़वन का सोच अलग रहता है जी कि ना ना ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बुढ़वन है सब। एडम स्मिथ, रिकार्डो पूछेगा कि पुराने अर्थशास्त्री जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट वाले अर्थशास्त्री थे, जो क्लासिकल अप्रोच वाले अर्थशास्त्री थे, उनका नाम क्या था? तो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जॉन स्टुअर्ट मिल। ये सब पुराने सोच वाले लोग थे जिनका कहना था कि मूल्य का निर्धारण वस्तु के लागत के अनुसार किया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है आज के समय में। आज आपका मूल्य का लागत नहीं देखना है, इस वस्तु का लागत आज जो मार्केट तय कर रहा है उसमें बेचना पड़ेगा। आपको फायदा हो घाटा हो, बचे बर्बाद हो जाइए, लेकिन वही रेट में बेचना होगा जो मार्केट तय कर रहा है। तो क्या इन लोगों का कंसेप्ट जो पुराना था, क्लासिकल अप्रोच, क्या वो सही था? तो चलते हैं कि क्या किया मार्शल। मार्शल ने अपना कंसेप्ट दिया, अब बोला भैया ये सब नहीं चलेगा। 1870 में कंसेप्ट देखे जिसमें थे कौन कौन? जेवंस, कार्लेमन, लियोन वार्लेस और मार्शल। ये लोग क्या किया कि नहीं, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल यूटिलिटी, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई। इनका कहना है कि प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल यूटिलिटी, जबकि पुराने जो क्लासिकल सोच वाले व्यक्ति थे उनका कहना था प्राइस इज डिटरमाइंड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग प्राइस तय करेंगे। जबकि जो मॉडर्न और अप्रोच वाले लोग थे उनका कहना था प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं। क्लियर? डिमांड और सप्लाई। अब यहाँ लिखा है कि क्लासिकल स्कूल कॉस्ट को महत्वपूर्ण महत्व देता था। क्लासिकल स्कूल जो था, जो पुराने सोच वाले लोग थे वो लागत को ज़्यादा महत्व देते थे, और जो मॉडर्न स्कूल वाले लोग थे वो मार्जिनल यूटिलिटी को ज़्यादा महत्व देते थे। बस इतना ही। पुरानकन जो सोच वाला था वो लागत को ज़्यादा ध्यान देता था, और नया वाला जो था वो लोग मार्जिनल यूटिलिटी को ज़्यादा ध्यान देता। बस इसी में लड़ाई था, और इस लड़ाई को प्रोफेसर मार्शल ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस लड़ाई को प्रोफेसर मार्शल ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, क्योंकि दोनों अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। ये बोलता है लागत, ये बोलता है संतुष्टि, जस्ट उल्टा है, संभव ही नहीं था। तो मार्शल ने ये बड़ा प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, और इसीलिए मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या जो क्लासिकल अप्रोच और जो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच था, नहीं मॉडर्न अप्रोच था, दोनों के बीच में जो विवाद था वो विवाद को ख़त्म कर दिया। इसलिए इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा नाम मार्शल का लिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा विवाद को ख़त्म किया। तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्शल ने दिया क्या था। देखिए ये पूरा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या दिया और कैसे बताया कि पुराना बुढ़वन भी गलत है और नौजवान लोग भी गलत है। सब गलत करके एक नई दुनिया में इकोनॉमिक्स को लेकर आने का श्रेय मार्शल को जाता है। और हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि मार्शल ने आखिर क्या ऐसा किया। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आप हम लोगों को जब आप कमेंट करते हैं ना, उसको पढ़ते हैं, अच्छा हो या बुरा हो ज़रूर लिखिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है खुल के लिखना चाहिए यार, विरोध करना चाहिए, खुल के लिखिए जो कमी है उसको, या जो अच्छी बातें हैं उसको भी लिखिए, क्योंकि आप जो फीडबैक देते हैं वो फीडबैक हम लोग के लिए बहुत पावर बूस्टर है हम लोग के लिए। अगर अच्छी बातें हैं तो फूल नहीं जाते हैं गर्व से, अच्छी बात है रियलाइज़ करते हैं कि चलो बहुत अच्छा, हमने जो मेहनत किया सामने वाले को पसंद आया। अगर कुछ कमी है तो आप अगर कमेंट करते हैं तो हम कमेंट जरूर पढ़ के और उसको अपने अंदर सुधार करते हैं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्री में हमारी गलतियों को सुधारने का हमें मौका दे रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो हम मानते हैं कि सामने वाला का कमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। अगर कोई फ्री में आपको सलाह दे रहा है
जीवन में अच्छा करने के लिए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आप जरूर अपना सलाह दें, जरूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। वो वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।